नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है इजी प्रूफ के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 2 बहुपद का वन शॉट रिवीजन देखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो किया है जिसमें अध्याय 1 का वन शॉट रिवीजन हमने किया है। उसमें बहुत अच्छे तरीके से वास्तविक संख्या का कंसेप्ट हमने समझा है। उस अध्याय से जुड़े हुए हमने प्रश्नों को भी किया है। वैसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन प्रकार के प्रश्नों को हमने किया है। तो चलिए इस अध्याय की हम लोग शुरुआत करते हैं। ये अध्याय बहुपद है। सबसे पहले इस अध्याय का हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझा था। उसके बाद इस अध्याय का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसे प्रश्न जो पिछले साल पूछे गए हैं, उससे पिछले साल पूछे गए हैं, वैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और अनेक ऐसे प्रश्न देखेंगे जो अनुमानित प्रश्न होंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद होता क्या है। देखिए, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो हम लोग जो चीज़ें पढ़ें उसको एक बार हम रिकॉल करते चलेंगे ताकि वो चीज़ें हमें याद हो जाए। तो हमने क्या पढ़ा है बहुपद के बारे में, इस चीज़ को देखिए। इस चीज़ को हमने कक्षा 9 में भी पढ़ा था, तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। देखिए, हम लोग बहुपद का क्या परिभाषा देते हैं। अगर परिभाषा देने की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि चर x में या चर किसी भी चर में, मान लीजिए XYZ किसी भी चर में, एक ऐसा बीजीय व्यंजक या बीजीय व्यंजकों का समूह जो इस रूप का हो। किस रूप का हो? A0 x के पावर n प्लस A1 x के पावर n माइनस 1 प्लस A2 x के पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 प्लस AN माइनस 1 x के पावर 1 प्लस AN x के पावर 0। या केवल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AN क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि AN x के पावर 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं इसलिए क्योंकि x का पावर 0 बराबर 1 होगा, या किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो हम जानते हैं कि उसका मान 1 होता है, तो इसको हम केवल AN भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो A0, A1, A2, डैश 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 AN, ये जो संख्याएं हैं ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे A0 का मान 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे जो n है ये क्या है? पूर्ण संख्या है। अब इस चीज़ को दोबारा समझ लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं। चर x में ऐसे बीजीय व्यंजक जो इस रूप के हो, A0 x के पावर n प्लस A1 x के पावर n माइनस 1 डैश 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 AN के रूप में हो, जहाँ A0, A1, A2 डैश 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 AN वास्तविक संख्या है, A0 के बराबर नहीं है और n पूर्ण संख्या है। इसको हम लोग चर x में घात n का बहुपद कहते हैं। इस चीज़ को हम सभी जानते हैं। यहाँ पे जो A0 है ये 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो गया ये वाला A0, तो 0 गुणे x के पावर n ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग घात n का बहुपद नहीं बोल सकते हैं। फिर हमें बोलना पड़ेगा घात x पावर n माइनस 1, यानी n पावर n माइनस 1 के घात का बहुपद हमें बोलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे A0 0 के बराबर होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद आ रही हैं? याद आ रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रही हैं तो आपके लिए थोड़ा सा चिंता का संकेत है। इस चीज़ को याद करिए, अच्छे तरीके से समझिए, तभी आप एग्जाम में इस पर जुड़े प्रश्न आएंगे तो आप कर पाएंगे, वरना आप पीछे रह जाएंगे। चलिए हम अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है बहुपद की पहचान। तो कुछ ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिसके चर का जो घात होता है पूर्ण संख्या नहीं होता है। पूर्ण संख्या के अलावा मान लेते हैं कि ऋणात्मक संख्या होता है, ऋणात्मक संख्या होता है, साथ ही साथ क्या होता है, उसका घात क्या होता है? भिन्न होता है, या दशमलव रूप में होता है, या दशमलव संख्या इसको बोल सकते हैं, दशमलव संख्या के रूप में होता है, या जो चर होता है वो खुद, मान लीजिए चर x है वो रूट में होगा या ऐसे बट्टा में रहता है। तो इस प्रकार के बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद नहीं बोलते हैं। किसी खास प्रकार के बीजीय व्यंजक को ही हम बहुपद बोलते हैं। उसमें स्थिति क्या है कि जो चर का घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। इस पर प्रश्न जब हम करेंगे तो इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे फिर भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं हम एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण से समझते हैं। ये पहला उदाहरण हो गया। हम एक बीजीय व्यंजक लेते हैं, मान लेते हैं 2x के पावर 2 माइनस का x के पावर 1/2 माइनस का 3। क्या ये बीजीय व्यंजकों का जो समूह दिया हुआ है ये बहुपद है कि नहीं है? यहाँ पे देखेंगे अगर, तो पहले पद में अगर देखें तो x का घात क्या है? 2 है। 2 एक पूर्ण संख्या है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये बहुपद है। फिर हम इसके अगले पद को चेक करेंगे। अगला पद में क्या है? x का घात 1/2 है। 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक भिन्न संख्या है, तो इससे कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। फिर हम अगले पद को भी चेक कर लेते हैं कि अगला पद में क्या है। अगला पद में केवल 3 है, जो कि अचर पद है, उसमें चर नहीं है। चर भी है तो उसका घात क्या है? 0 है, x के पावर 0 के रूप में है, जो कि 1 के बराबर है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। इसको गलत काट देंगे। बहुपद क्यों नहीं, अगर आपसे कारण पूछा जाए तो इसमें जो चर है, चर का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक भिन्न संख्या है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। दूसरा प्रश्न एक हम देख लेते हैं। अगर दूसरा प्रश्न आपको दे दिया जाए 4y² माइनस का 13y प्लस का 26 दे दिया जाए, इसको बोला जाए कि आप बताएं कि ये बहुपद है कि नहीं है।
इस बीजीय व्यंजक में अगर देखें तो इस बीजीय व्यंजक का जो चर है, चर क्या है, y है। y का हम घात देखेंगे, y का पहले पद में घात क्या है, 2 है। 2 एक पूर्ण संख्या है तो हम कह सकते हैं कि ये बहुपद है। फिर इसके अगले पद को चेक करेंगे, हम प्रत्येक पद को चेक करके बताएंगे कि बहुपद है कि नहीं है। नहीं, ये नहीं कि एक पद को चेक किया, 2 पद को चेक किया और बता दिया बहुपद है। अगर आगे अन्य पद हैं तो उन्हें भी हमें चेक करना होता है। अगर दूसरे पद में देखें तो इसका y का घात क्या है, 1, 1 भी एक पूर्ण संख्या है। फिर देखते हैं तीसरे पद में, तो तीसरा पद एक अचर पद है। अचर पद में हम सभी जानते हैं जो चर का घात होता है वो 0 होता है, तो y पावर 0, 0 भी एक पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 नंबर जो प्रश्न हमने दिया ये बहुपद है। चलिए इस चीज को मिटाते हैं और आगे समझते हैं कि आगे हमें क्या समझना है। आगे हमें यहाँ पे दिया हुआ है चर के गुणांक और अचर पद। तो इस चीज़ को समझिए कि चर का गुणांक क्या होता है और अचर पद क्या होता है। चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं। जो हमने यहाँ पे उदाहरण लिया था एक प्रश्न, 4y² माइनस का 13y प्लस का 30, इसमें ही समझते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं तो आप बताइएगा, यहाँ पे इस बीजीय व्यंजक का चर क्या है, ये किस चर में बीजीय व्यंजक है यानी बहुपद है। यहाँ से मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो भी हम यहाँ से बीजीय व्यंजक लेंगे वो बहुपद लेंगे, ना कि ऐसा हम बीजीय व्यंजक लेंगे जो बहुपद नहीं है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका चर क्या है, तो ये चर y में एक बहुपद है। इसके घात के बारे में अगर पूछूं तो घात क्या होता है, किसी भी बहुपद का घात क्या होता है, वो बहुपद जिस चर में दिया होता है उस चर का सबसे अधिकतम जो घात होता है उसको हम बहुपद का घात कहते हैं। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ पे y का अधिकतम घात क्या है, 2 है। इसके बाद 1 है, 0 है, तो 2 अधिक है तो 2 इस बहुपद का घात हो जाएगा। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें कितने पद हैं, तो इसमें पदों की संख्या गिने आप तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, इसमें 3 पद हैं। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि y का किसके साथ गुणा है। इसमें जो y है, चर y है, y² नहीं, y उसका किसके साथ गुणा है, तो आप कहेंगे कि 13 के साथ गुणा है, 13 गुणे y है, 13y लिखा हुआ है ये। जी नहीं, यहाँ पे हम चिन्ह के साथ भी बोलते हैं तो -13 हो जाएगा। y का जिसके साथ गुणा है उसे हम y का गुणांक बोलेंगे। तो मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि y का गुणांक क्या है, y का गुणांक, तो आप कहेंगे कि y का जो गुणांक है -13 है। इसी प्रकार से मैं पूछूं कि यहाँ पे अचर पद क्या है, तो अचर पद क्या होता है आप सभी बताएंगे। एक बार मेरे साथ बोलिएगा कि किसी भी बहुपद का अचर पद वो पद होता है जिसमें चर का घात 0 होता है, उसको हम लोग अचर पद बोलते हैं। तो अचर पद यहाँ पे क्या है, अचर पद 30 है। फिर मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि इसमें y का गुणांक क्या है, y का किसके साथ गुणा है, तो इसको लिखेंगे y का गुणांक, और y का गुणा किसके साथ है, 4y² या 4y², 4 गुणे y² लिखा हुआ है, यहाँ पे y² होगा तो y² का गुणांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इन सभी चीज़ों से आप अवगत है, ये सब तो बेसिक चीज़ें हो गई। यहाँ पे अगला टॉपिक है हमारा बहुपद की घात। तो बहुपद का घात क्या होता है, जिस चर में भी आपको बहुपद दिया रहेगा उसका अधिकतम घात बहुपद का घात होता है। अब हम यहाँ पे बहुपद को बांटते हैं, वो भी घात के आधार पे। आगे चलते हैं और बहुपद को हम यहाँ पे क्या करते हैं, घात के आधार पे बांटते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो बहुपद को हम घात के आधार पे 3 प्रकार से बांटते हैं, इससे भी ज़्यादा प्रकार से बांटते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 प्रकार को ही अध्ययन करने वाले हैं। जिस बहुपद का घात, यहाँ पे घात लिख लेते हैं, जिस बहुपद का घात अगर 1 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। और इसका सामान्य रूप होता है ax प्लस का b। यहाँ a, b ये जो दोनों संख्याएं हैं ये क्या है, वास्तविक संख्या है। और जो a का मान है ये 0 के बराबर नहीं है, a का मान 0 के बराबर नहीं है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जस्ट मैं अभी आपको ऊपर बताया कि a का मान 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो ये जो x वाला पद है ये 0 हो जाएगा और केवल अचर पद बचेगा, इसको हम रैखिक बहुपद नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है कि ऐसे बहुपद जिनका चर का घात 2 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। इसका सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, और a, b, c ये दोनों वास्तविक संख्याएं होती है और a 0 का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर हमारा आता है ऐसे बहुपद जिनका घात 3 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। इसका सामान्य रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d। ये सारी चीज़ें आपको याद आ रही हैं, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a, b, c, d ये क्या है, ये सभी वास्तविक संख्या है और a का मान यहाँ पे भी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे आता है कि ऐसे बहुपद जिनका घात 4 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्घात बोलते हैं। ऐसा ही 5 हो सकता है, घात 6 हो सकता है। हमारे केस में क्या है कि इस अध्याय में बहुपद में हमें 3 घात वाले ही बहुपदों को पढ़ना है, तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं।
आगे चलते हैं, अब इस चीज़ को देखते हैं। चर x बराबर k के लिए बहुपद px का मान आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम लोग बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो p फॉर पॉलिनोमियल, और जिस चर में बहुपद दिया रहता है उसको हम ऐसे लिखते हैं p, अगर x में बहुपद दिया हुआ तो px, अगर y में बहुपद दिया रहेगा तो py, मतलब पॉलिनोमियल है किस चर में, y चर में। तो हमने एक पहले उदाहरण लिया था 4y² माइनस का 13y प्लस का 30, ये हमने एक उदाहरण लिया था। अब यहाँ पे जो चीज़ बोल रहा है चर x बराबर k के लिए, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे चर y की जगह पर k रख रहे हैं, तो p k बराबर हर जगह इस बहुपद में हम लोग y की जगह पर क्या रखेंगे, k रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 4k² माइनस का 13k प्लस का 30। यहाँ पे जो k है ना, ये एक वास्तविक संख्या है। क्या है, एक वास्तविक संख्या। इसका मान कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 1/2, 10, 20, 50, -10, -5, या कोई रूट वाली संख्या, अपरिमेय संख्या हो सकती है। मतलब परिमेय और अपरिमेय कोई भी संख्या हो सकती है, कोई पूर्णांक भी हो सकता है। तो इसको सरल करने के बाद जो हमारा मान आएगा, k के जगह पर कुछ भी मान हो सकता है, कोई वास्तविक संख्या, उसे हम इस बहुपद का मान बोलते हैं। जैसे कि अगर k के जगह पर हम लेना चाहें तो k के जगह पर हम 1 लेते हैं, तो p1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस का 13 गुणे 1 प्लस का 30। इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा 4 माइनस का 13 प्लस का 30, ये हो जाएगा 34 माइनस का 13, 4 में से 3 गया बचा का 1, 3 में से 1 गया बचा 2, यानी कि 21। तो इसको हम लिख सकते हैं P1 बराबर का 21, यानी कि k बराबर 1 के लिए इस बहुपद का मान क्या है, 21 है। अब चलते हैं हम आगे की चीज़ों को समझते हैं। आगे हमारा क्या है, बहुपद के शून्यक। इस चीज़ को समझिए। जैसा कि हमने क्या देखा है, हमारा एक बहुपद, हम यहाँ पे एक px बहुपद ले लेते हैं। px बराबर ले लेते हैं x² माइनस का 13x माइनस का 30 ले लेते हैं एक बहुपद। अब इस बहुपद में x के जगह पर हम अगर कोई मान रख रहे हैं, वो बहुपद का मान कहलाता है। जैसे कि अगर इसमें हम 1 रखें या 2 रखते, 1 ही रख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं P1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1² माइनस का 13 गुणे 1 माइनस का 30। ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सरल करते हैं तो 1 माइनस का 13 माइनस का 30, यानी 13 माइनस 1 माइनस का 12 माइनस का 30, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा। यानी कि P1 का मान क्या आ रहा है, -42 के बराबर आ रहा है। इसी प्रकार से इस x के जगह पर हम एक ऐसा क्या मान रखें जो इस पूरे बहुपद के मान को 0 के बराबर कर दे। मान लेते हैं इस x के जगह पे हम लोग -2 रखते हैं, तो p -2 बराबर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर माइनस 13 गुणे -2 माइनस का 30। ये क्या हो गया, -2 का स्क्वायर 4 माइनस का माइनस माइनस प्लस 13 दूना 26 माइनस का 30। इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 26 30 माइनस का 30 माइनस 30 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि -2 इस बहुपद का एक शून्यक है, अर्थात -2 इस बहुपद में रखने पे इसका मान 0 के बराबर हो गया, तो इसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। इसी प्रकार से हम रैखिक बहुपद के लिए भी देख सकते हैं। ये द्विघात बहुपद के लिए था। यहाँ पे अगर हम ले कि 3x प्लस का 4 दिया हुआ है, तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा। तो कहने से मतलब है कि इस x के जगह पे हम क्या रखें कि इसके मान को ये 0 के बराबर बना दे। तो अगर ये px हम मान लेते हैं तो px का मान 0 हो जाए, तो ये इसको निकालेंगे तो इसको 0 के बराबर करते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -4/3 आ जाएगा। तो ये होता है शून्यक। ये चीज़ें आप सभी को ध्यान होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। इस चीज़ को भी हमने पढ़ा है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रैखिक बहुपद के लिए पढ़ते हैं। तो रैखिक बहुपद का हम देखते हैं कि सामान्य रूप क्या होता है। सामान्य रूप होता है ax + b। यहाँ पे a, b ये दोनों क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, और a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हम इसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। यहाँ पे इसके शून्यक की अगर हम बात करें तो इसका शून्यक x बराबर क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। इसका गुणांक क्या है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, बराबर में a लिख देंगे। और अचर पद क्या है, अचर पद, तो अचर पद है b। देखिए हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पे कि हम इसको x बराबर अगर -b/a लिखा हुआ है, तो इसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, माइनस का अचर पद और बट्टा a क्या है, x का गुणांक। इसको हम ऐसा इस प्रकार से लिख पाते हैं। अगर इसको हम उदाहरण के रूप में लेके समझे तो जो पिछला हमने उदाहरण लिया था 3x + का 4, ये एक हमने बहुपद लिया है, मान लेते हैं ये px है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध। px का शून्यक क्या है,
जो शून्यक है ये क्या है, x बराबर क्या है, माइनस का 4/3 है। और यहाँ पे इसकी अगर तुलना हम करें ax प्लस बी से, तो a का मान क्या है 3 और b का मान क्या है 4। 4 क्या है, 4 है अचर पद, अचर पद, और बट्टा a क्या है, 3 क्या है, x का गुणांक, गुणांक। अब चलिए इस चीज़ को हम आगे द्विघात बहुपद के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद जो हमने पहले लिया था उसी चीज़ को ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा द्विघात बहुपद था x² माइनस का 13x माइनस का 30। अगर इसकी शून्यक की हम बात करें तो चलिए इसका हम शून्यक निकालते हैं किस मेथड से, गुणनखंड विधि से। आपको ध्यान है कि इसका हम शून्यक कैसे निकालेंगे। इस बहुपद को हम मान लेते हैं कि ये एक px बहुपद है और हमें ज्ञात करना है इसके शून्यक। क्या ज्ञात करने हैं, शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम अगर गुणनखंड विधि को देखें तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो x² का गुणांक होता है उसको हम अचर पद से गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 गुणे माइनस का 30 जो कि आएगा -30 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस बीच वाले पद को चिन्ह के साथ हम इसको इस प्रकार से बांटते हैं दो पद में कि इसको अगर हम गुणा करें, अगर मान लेते हैं a और b में बांटते हैं तो गुणा करें तो माइनस का 30 आ जाए इस स्थिति में, और इनको जोड़ें a प्लस b करें तो ये माइनस का 13x के बराबर आ जाए। अगर गुणा करने की बात करें तो 30 -30 x² आना चाहिए। इस पद को भी लेके हम बात करते हैं यहाँ पे, लेकिन हम x² को यहाँ पे छोड़ देते हैं और x को भी छोड़ देते हैं, यानी कि -13 आ जाए। तो किस प्रकार से करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे केवल 30 को लेके इसको गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणे 15 बार में जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। तो इसको किस प्रकार से करें, तो इसको हम कह सकते हैं 5 दूना 10 और 3 13, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -10 और -3, तो 13 हो गया। लेकिन इसको गुणा करेंगे ना -10 और -3 का, तो ये प्लस का 30 आ जाएगा, हमारा -30 चाहिए। तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, ले सकते हैं कि माइनस का 15 और प्लस का 2, अगर इन दोनों को जोड़ें तो माइनस का 13 आएगा, और इन दोनों का गुणा करें तो माइनस का 30 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे हम ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मिटाते हैं। ये मेथड आपको ध्यान आ गया होगा कि हम कैसे करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं px बराबर x² माइनस का 15x प्लस का 2x माइनस का 30। इसको आगे सरल करते हैं तो इन दोनों पदों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस का 15, और इन दोनों पदों में से अगर हम देखें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 2, तो x माइनस का 15 हो जाएगा। अब ये 2 पदों में बट गए, पहले 3 पद से हमने 4 पदों में बांटा, 4 पदों से इसको हमने 2 पदों में कर दिया। ये हो गया पहला पद और प्लस ये हो गया दूसरा पद, इसको हमने 2 पदों में कर दिया। अब 2 पदों में से हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों में अगर हम देखें तो x माइनस का 15 दोनों पदों में कॉमन है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ले लेंगे कॉमन। तो x माइनस 15 इंटू x, और इस पद में क्या बचा, प्लस का 2, तो ये हो गया। अब हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, इसके शून्यक ज्ञात कर रहे हैं। तो अगर हमें शून्यक ज्ञात करना है तो इस px को हम क्या करते हैं, शून्य के बराबर करते हैं। तो अगर px शून्य के बराबर है तो या तो ये पद शून्य होगा या ये पद शून्य होगा। इसको अगर हम ऐसे लिखें, शून्य गुणे x प्लस का 2, तो ये शून्य के बराबर हो जाएगा। या इसको अगर हम शून्य मान लेते हैं तो x माइनस का 15 गुणे अगर हम शून्य करें तो ये शून्य के बराबर हो जाएगा। तो 2 स्थितियां यहाँ पे हो रही है, या तो हम इस पद को शून्य लेंगे यानी कि x माइनस 15 को शून्य के बराबर करेंगे, या इस पद हम शून्य लेंगे यानी x प्लस 2 को हम शून्य के बराबर करेंगे। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और दूसरा x का मान क्या आ जाएगा, x का मान माइनस का 2 आ जाएगा। हमने अभी पिछले उदाहरण में जब शून्यक समझा था तो वहां देखा कि x बराबर -2 रखने पे इस बहुपद का मान शून्य के बराबर आ रहा है, तो -2 हमने वहां पे रख के देखा था। और एक दूसरा अगर उसमें हम 15 भी रखते x की जगह पे तो भी उसका मान शून्य के बराबर आता, यानी कि इस बहुपद के 2 शून्यक आ गए, x बराबर 15 और दूसरा x बराबर -2। अब हम क्या करते हैं, इस x को अल्फा मान लेते हैं। एक अल्फा क्या है, एक ग्रीक वर्ड होता है, ये सब हम जानते हैं। इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, ये 15 के बराबर हो गया, और दूसरे को हम क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, इसको -2 मान लेते हैं। ये 2 हमारे शून्यक हो गए। तो गुणनखंड विधि से हम बहुपद का शून्यक ज्ञात कर सकते हैं, ये सभी आपको आता है, इसका हमने एक बार रिवीजन भी कर लिया। अब चलिए इस चीज़ को मिटा के इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध को देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग मिटाते हैं, आप शून्यक को ध्यान में रखेंगे। यहीं से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, और हम एक क्या माने हैं, अल्फा बराबर का 15 और बीटा बराबर का -2, ये चीज़ हमने मानी है। इस चीज़ को भी हम मिटा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से इसकी तुलना, इस द्विघात जो बहुपद है इसकी तुलना हम करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। तो a का मान क्या है, 1 है, b का मान क्या है,
माइनस का 13 है और सी का मान क्या है, माइनस का 30 है। तो इसके संबंधों में हमने क्या पढ़ा है, अगर हम अल्फा और बीटा को एक साथ जोड़ दें तो क्या आता है, 15 प्लस माइनस का 2 यानी कि 13 आएगा। इस 13 को हम लोग 13/1 भी लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 13/1। अगर इस चीज़ को हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाता है, माइनस, ये क्या है, माइनस का 13 क्या है, एक्स का गुणांक यानी कि बी है, एक्स का गुणांक बट्टा एक क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सभी चीज़ें हम लोग जानते हैं, बस इसका हम लोग रिवीजन करते हैं। अगर यहाँ पे एक बार हम शून्यकों का गुणा करेंगे अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा, 15 गुणे माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 30। ये होता है C/A। इसको हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, C/A को हम क्या लिख सकते हैं, -30/1 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, -30 क्या है, C का मान है, C क्या है, अचर पद है तो हम इसको लिखेंगे अचर पद बट्टा एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, गुणांक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई। अगर आप यहाँ तक देखते देखते वीडियो को पहुँच चुके हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप इससे संतुष्ट हो पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं मेरे पढ़ाने से तो कृपया करके इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, कुछ करके जाइएगा, ठीक है। चलिए हम आगे समझते हैं इसको त्रिघात बहुपद के लिए, कि किसी बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। यहाँ पे चलिए हम त्रिघात बहुपद के लिए एक त्रिघात बहुपद मान लेते हैं कि हमारा एक px बहुपद है जो त्रिघात है x³ माइनस का 3x² माइनस 10x प्लस का 24। ये एक त्रिघात बहुपद है। तो इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं, यानी कि हम लोग अनुमान लगाते हैं कि पहला इसका शून्यक क्या हो सकता है। अगर पहला शून्यक हम ज्ञात कर लेंगे तो उसका मतलब कि एक हमें गुणनखंड उसका पता चल गया। अगर गुणनखंड से हम भाग देंगे तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो द्विघात बहुपद का हम लोग गुणनखंड विधि से शून्यक निकालना जानते ही हैं। तो यहाँ पे हम अनुमान लगाते हैं, अगर x की जगह पर हम 1 रखते हैं तो इसका मान क्या आएगा, x की जगह पर 1 -1 2 -2 3 -3 इस प्रकार से रख के पहले हम अनुमान लगाते हैं छोटे छोटी संख्याओं से। उसके बाद इसे हम द्विघात में परिवर्तित करते हैं और द्विघात का हम शून्यक निकाल लेते हैं। तो इसके 3 शून्यक हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा, 1³ माइनस का 3 गुणे 1² माइनस का 10x प्लस का 24। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 3 माइनस का 10 प्लस का 24, ये -13 और ये 25 है, यानी कि शून्य के बराबर नहीं है। फिर हम इस पे x की जगह पे क्या करते हैं, 2 रख के देखते हैं कि क्या 2 रखने पे ये शून्य के बराबर हो रहा है। तो 2 का घात 3 माइनस का 3 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस का 10 गुणे 2 प्लस का 24। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 तिहाई 12 माइनस का 20 प्लस का 24। इसको देखते हैं तो ये क्या हो गया 32 और 8 और 24 क्या हो गया 32, यानी कि ये क्या हो रहा है 32 माइनस का 32, ये शून्य के बराबर आ रहा है। तो इसका एक शून्य क्या पता चल गया, x बराबर 2। तो x बराबर का 2, इसका एक हमें शून्य प्राप्त हो गया। तो x माइनस का 1 इसका एक गुणनखंड होगा, ये हम सभी जानते हैं। तो इस x माइनस 1 से इस px में हम भाग देंगे तो एक द्विघात बहुपद बनेगा। इस चीज़ को हम चलिए भाग देते हैं। यहाँ पे हमें पता चल गया कि एक शून्य क्या है, 2 है। तो यहाँ से जब इसको हम भाग देंगे x माइनस 2 से तो ये क्या हो जाएगा, x³ माइनस का 3x² माइनस का 10x प्लस का 24। इसको भाग देते हैं हम, यहाँ पे इसका भागफल यहाँ पे हम लिखेंगे x² से अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x³ माइनस का 2x²। इसको सरल करेंगे माइनस प्लस ये कट जाएगा, -3x² में 2x² जाएगा तो क्या बचेगा, x² बचेगा, वो भी माइनस का। फिर ऊपर से उतरेगा माइनस का 10। x में किससे गुणा करेंगे कि माइनस का x² आ जाए तो -x से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -x² और माइनस माइनस प्लस 2x। यहाँ पे क्या होगा, x होगा तो ये क्या हो जाएगा -10x और माइनस का 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 12x हो जाएगा, ऊपर से उतरेगा 24। अब इसमें हम किस चीज़ से गुणा करें, x में, कि माइनस का 12 आ जाए कि माइनस का 12x आ जाए। तो -12 से गुणा करेंगे तो ये -12x और माइनस का 24x। अगर इसको फिर से हम जोड़ें तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, शेष पर शून्य आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो हमारा द्विघात बहुपद आ रहा है x² क्या आ रहा है, x² माइनस का x माइनस का 12, ये एक द्विघात बहुपद बन गया। अब इस द्विघात बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 12।
अगर इन दोनों को जोड़ें तो माइनस का x आ जाएगा और गुणा करें तो माइनस का 12x² आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस 3 का कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 हो जाएगा, फिर x माइनस का 4 दोनों में से कॉमन लेंगे x माइनस का 4 बचेगा, x प्लस का 3। अगर इसको शून्य के बराबर करना है, इसका शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ से 3 शून्य की इस त्रिघात बहुपद के हमें पता चल गया, एक x बराबर का 2, एक x बराबर का 4 और एक x बराबर का माइनस का 3। इसको लिख लेते हैं सही से, माइनस का 3। अन्य सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसके शून्यकों और गुणकों के बीच में संबंध। त्रिघात बहुपद से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, कभी कभी थोड़ा सा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा त्रिघात बहुपद है या इसका शून्यकों का योगफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, लेकिन इसका गुणनखंड विधि से आपको या इसका शून्यक निकालने के लिए नहीं पूछा जाता है और संबंध भी नहीं पूछा जाता है। लेकिन आप इसका ध्यान रखेंगे, आगे कक्षाओं में जाके ये आपके काम आएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक शून्यक क्या है, अल्फा है, एक शून्यक क्या है, बीटा है और एक शून्यक क्या है, गामा है। अब इन तीनों का हम योगफल पहले ज्ञात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस का 4 और क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ये क्या हो जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा, 6 माइनस का 3 3 के बराबर आ जाएगा। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं और इसको हम आगे करें तो माइनस का 3/1 लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, यहाँ पे अगर इसकी तुलना करें त्रिघात बहुपद के सामान्य रूप से, तो a का मान क्या है, 1 है, b का मान क्या है, माइनस का 3 है, c का मान क्या है, माइनस का 10 है और d का मान क्या है, 24 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस, और b का मान क्या है, माइनस का 3, इसको हम -3 को b लिख सकते हैं और a बराबर 1 है तो 1 को हम यहाँ पे a लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं माइनस b क्या है, b है x² का गुणांक, x² का गुणांक बटा a क्या है, x³ का गुणांक है, x³ का गुणांक। ये बहुत ही आसान चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर कॉमन फैक्टर रहेगा तो उसमें हम गुणा करके लिखते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो ऐसा आ जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से पहले 2 को गुणा करते हैं, फिर इन दोनों को गुणा करते हैं और फिर इन दोनों को गुणा करते हैं और फिर योग करते हैं। जैसे कि क्या करते हैं हम लोग, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा लिखते हैं और इनको लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 2 × 4 8 प्लस बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 3 माइनस का 12 प्लस अल्फा गामा यानी कि -3 और 2 का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। इसको सरल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस का 18 यानी कि माइनस का 10 आ जाएगा। माइनस के 10 को हम लिख सकते हैं -10/1। इसको अगर हम यहाँ पे देखें, इसकी तुलना करें तो ये क्या हो जाएगा, -10 क्या है, -10 है c, यानी कि c और 1 क्या है, a है तो a लिख सकते हैं। c क्या है, x का गुणांक, सीधा सी बात है, बट्टा a क्या है, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, तीनों को हम आपस में गुणा कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, 2 × 4 × -3। ये किसके बराबर आ जाएगा कि -24 के बराबर आ जाएगा। -24/1 इसको हम लिख सकते हैं, -24 क्या है, d है तो d/1 क्या है, a है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, d क्या है यानी कि अचर पद है, अचर पद, और बट्टा a क्या है, x³ का गुणांक है। तो यहाँ पे हमने रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के लिए कि किसी भी बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों के बीच में हमने संबंध देख लिया और इस प्रकार से हम दर्शा देते हैं। और इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको यहाँ पे दे दे शून्यकों के बीच में संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर -b/a, ये क्या होता है, माइनस का अचर पद और x का गुणांक। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद में क्या हो जाता है, शून्यकों का योगफल क्या हो जाता है, -b/a के बराबर होता है। अगर इस बहुपद की हम तुलना x² + bx + c से करेंगे तो सीधा सीधा हम बता सकते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद का अगर शून्यक ये और ये है तो उनका योगफल क्या होगा, -b/a के बराबर होगा। उनका गुणनफल क्या होगा, c/a के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a होता है, जैसे कि द्विघात बहुपद में होता है। फिर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा क्या होता है, c/a होता है, इसको भी हम याद रखेंगे। और अल्फा बीटा इंटू गामा क्या होता है, d/a होता है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या दिया हुआ है। आगे हमारा है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या होता है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये क्या कहता है, यदि px और gx कोई दो बहुपद है जहां gx शून्य के बराबर नहीं है तो हम बहुपद qs और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि
पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स लिख सकते हैं, जहां आर एक्स से जो शून्य के बराबर होगा या आर एक्स का जो घात होगा जी एक्स के घात से छोटा होगा। ये क्या चीज़ होता है, चलिए इस चीज़ को हम लोग उदाहरण से समझते हैं। हम पिछला ही त्रिघात बहुपद ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा त्रिघात बहुपद क्या था, इसको हम देख लेते हैं। इस चीज़ को हम कॉपी ही कर लेते हैं, उसके बाद त्रिघात बहुपद को आगे हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा त्रिघात बहुपद है, इसको हमने कॉपी किया। ये हमारा हो गया त्रिघात बहुपद जो हमने पिछले एग्जाम्पल में लिया था। इसके शून्यक क्या क्या है, इस चीज़ को देखिए। एक शून्यक हमने ज्ञात किया था x बराबर का 2। अब x बराबर 2 अगर इसका एक शून्यक है तो x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड होगा। तो हम इसको मान लेते हैं क्या है कि ये px है, और एक हम gx ले लेते हैं। gx बराबर क्या है कि x माइनस का 2 है। अब इसको अगर हम px को gx से भाग देंगे, जैसे हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा था, उसी प्रकार से ये भी है विभाजन एल्गोरिथम। अगर हम px को gx से भाग देते हैं तो हम qx प्लस rx के रूप में लिख सकते हैं। या तो rx शून्य हो सकता है या rx का जो घात होगा ये gx के घात से छोटा होगा। तो ये इस स्थिति में हमारा क्या था कि शून्यक हमने ज्ञात किया था, यानी कि इसका शेषफल शून्य आ जाएगा। तो हम यहाँ पे भाग देते हैं, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग भाग दे देते हैं। यहाँ पे भाग देंगे x माइनस 2 से, हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स क्यू, और हम इस एक्स स्क्वायर से माइनस 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। अब इसको हम घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बचेगा, ऊपर से उतरेगा माइनस का 10x। अब इसके आगे प्रक्रिया करेंगे तो माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस x का माइनस 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2x आ जाएगा। इसको हम सर करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। माइनस 10x माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 12x हो जाएगा, ऊपर से उतरेगा 24। इसमें हम माइनस 12 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 12x, माइनस माइनस प्लस 24। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, कट जाएगा, और ये जो बचेगा ये जो हो जाएगा शून्य। ये होता है rx, ये होता है qx। जैसे कि हमने यूक्लिड विभाजन पर में क्या पढ़ा था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे a क्या है, px है, b क्या है, gx से, q क्या है, qx से, और r क्या है, rx से। ये हम सेम चीज़ है। जो शेषफल का कंडीशन था कि r जो होना चाहिए या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए या b से छोटा होना चाहिए, उसी प्रकार से विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, घात होता है। और या तो क्या हो कि rx का जो घात होगा वो gx के घात से छोटा हो जाए। यहाँ पे घात का खेल होता है, अगर घात बड़ा है ना तो फिर उसमें भाग लग सकता है। यहाँ पे जो 12x आया था, इसमें जो x है, x का घात और 12x में दोनों का घात 1 है, तो दोनों का घात बराबर है, लेकिन घात छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये होता है। चलिए, आप विभाजन एल्गोरिथम समझ गए होंगे। अब इसके आगे जुड़े हुए प्रश्न को हम लोग करेंगे। आगे चलते हैं और हम आगे देखते हैं कि क्या है हमारा आगे। हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि बहुपदों की पहचान से हमें प्रश्न दिया हुआ। अब चलिए प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय। पहला हमारा प्रश्न क्या है, -3x + 1 डैश बहुपद है। कौन सा बहुपद है? यहाँ पे अगर देखें तो x का घात क्या है, x का घात 1 है, तो एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो रैखिक बहुपद ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं, आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है कि द्विघात बहुपद x² - 2x - 5 में मूलों का योगफल क्या होगा। तो हम लोगों ने क्या माना है, मान लेते हैं कि इसके दो मूल अल्फा और बीटा है, तो हम लोगों ने क्या जाना है कि अल्फा प्लस बीटा ही मूलों का योगफल होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं, मूलों को जोड़ रहे हैं तो मूलों का योगफल। इन सभी चीज़ों को हम लोग जानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, यानी कि -x का गुणांक बट्टा का x² का गुणांक। तो यहाँ पे b क्या है, अगर इसकी तुलना हम करें ax² प्लस bx प्लस c से, तो a का मान क्या है, 1 है, b का मान क्या है, -2 है, और c का मान क्या है, -5 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस और b का मान -2 बट्टा एक का मान क्या है, 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 2। तो यहाँ पे 2 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या है, यदि द्विघात बहुपद x² + x + 1 के दो मूल अल्फा और बीटा है तो मूलों का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पे मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, एक मूल अल्फा एक मूल बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। तो इस बहुपद की तुलना हम करेंगे x² + bx + c से, तो a का मान क्या है, 1 है, b का मान क्या है, 1 है, और c का भी मान क्या है, 1 है। तो c/a यानी कि 1/1 बराबर का 1। 1 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है बी नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है।
हमने बोला था ना कि प्रश्न में हम लोग करेंगे कि बहुपद की पहचान, कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो निम्न बीजीय व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए कि जिस चर में भी बीजीय व्यंजक हमें दिया रहेगा उस चर का जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिए। और यहाँ पे इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में भी आता है, प्राकृत संख्या में भी आता है, पूर्ण संख्या पूर्णांक में भी आता है। तो पूर्ण संख्या धनात्मक पूर्णांक होता है, 0 से लेकर धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती है। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं भी होती है। तो ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अंत तक आपको यही पहचानना है कि जो घात होगा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, ये सब आपस में तो हो ही सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले प्रश्न को जांचते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में सभी ऑप्शन को देखना होता है। पहले ऑप्शन को, पहले पद को देखते हैं। यहाँ पे पहला पद क्या है? माइनस का 7x है। x का घात क्या है? 1 है। एक पूर्ण संख्या है, यानी कि यहाँ से देख सकते हैं कि यह बहुपद है। फिर दूसरे पद को देखते हैं। दूसरे पद में x का घात क्या है? 0 है, यानी कि 0 भी एक पूर्ण संख्या है। तो पहला ऑप्शन तो क्या है कि बहुपद है। हमें पहचानना है कि कौन बहुपद नहीं है। अगर दूसरे ऑप्शन में देखें, x का घात क्या है? 3 है, 3 एक पूर्ण संख्या है। दूसरे पद में देखें तो x का घात 1 है, 1 भी एक पूर्ण संख्या है, यानी कि ये भी एक बहुपद है। फिर तीसरे हम ऑप्शन को देखते हैं, √4 x का पावर 0 होगा, तो इसमें भी 0 है x का घात, यानी कि पूर्ण संख्या है, ये एक बहुपद है। फिर देखते हैं दूसरे पद को, x का घात क्या है? 1 है, 1 भी एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक बहुपद है। फिर देखते हैं हम ऑप्शन नंबर डी को। ऑप्शन नंबर डी में 3 √x दिया हुआ है, जो चर है वो ही रूट में है, रूट में नहीं होना चाहिए, यानी कि ये बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन बहुपद नहीं हमें पहचानना है। यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न को, द्विघात बहुपद ax² माइनस bx माइनस 3 के मूलों का योगफल क्या होगा। अगर हम मूल मान लें अल्फा है एक मूल और दूसरा मूल बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा हमसे पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है। अगर इस बहुपद की तुलना हम करें ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पे a का मान क्या है? a का मान है a, b का मान क्या है? माइनस का b, और c का मान क्या है? माइनस का 3। योगफल पूछ रहा है, यानी कि b का मान ज्ञात करना है। तो माइनस और b का मान क्या है? माइनस का b, और बट्टा a का मान क्या है? 1, तो माइनस माइनस प्लस b/a। b/a किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमें यहाँ पे प्रश्न क्या दिया हुआ है कि -4x² माइनस 4s प्लस 1, यहाँ पे क्या होना चाहिए? s के जगह पर, s के जगह पर यहाँ पे क्या होना चाहिए? इस चीज़ को ऐसे कर लीजिए, इस बहुपद को 4x² माइनस का 4x प्लस का 1, इस बहुपद का हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो इसको हम लिखेंगे भाषा के साथ कि दिया गया बहुपद है। भाषा के साथ लिखेंगे तभी तो लघु उत्तरीय प्रश्न का हमें नंबर मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे? दिया गया बहुपद है। इसको हम मान लेते हैं कि px है। px बराबर हमें क्या दिया हुआ है? 4x² माइनस का 4x प्लस का 1, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो इसको हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे? इसको px को हम लिख सकते हैं 4x², 4 का 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा। क्या करें कि उनको जोड़ने पे माइनस का 4 आ जाए और गुणा करें तो प्लस का 4 आ जाए। तो हम इसको लिख लेते हैं माइनस का 2x प्लस का 1, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 4x आएगा और गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। इन दोनों पदों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों पदों में से हम 2x कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा? 2x बचेगा माइनस का 1, और इन दोनों पदों से हम -1 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 2x माइनस का 1। अगर आगे देखें तो इन दोनों पदों में से हम 2x माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? 2x माइनस का 1। अब आगे यहाँ पे शून्य ज्ञात कर रहे हैं, तो px शून्य के बराबर होना चाहिए। अगर ये शून्य के बराबर है तो कब होगा? या तो हमारा ये वाला पद शून्य हो या ये वाला पद शून्य हो। तो अगर दोनों में से कोई हम एक को शून्य करते हैं, पहले 2x माइनस 1 को शून्य करते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। अगर दूसरे को करें 2x माइनस 1 को हम शून्य के बराबर करें, तो यहाँ भी x का मान क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अल्फा है वो भी 1/2 आ रहा है, और जो बीटा है वो भी 1/2 आ रहा है। तो इसके हमने शून्य ज्ञात कर लिया। तो हम क्या लिख देंगे आगे कि अतः दिए गए द्विघात बहुपद px का जो शून्यक है वो क्या है? 1/2, 1/2 है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि चर y में शून्यक 3 और -2 वाले बहुपद को ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि ये जो एक शून्यक है ये एक अल्फा है, अल्फा बराबर 3 है, और बीटा है जो -2 है। आप चाहें तो अल्फा को -2 मान सकते हैं, बीटा को 3 मान सकते हैं। दो शून्यक है, यानी कि द्विघात बहुपद होगा। अगर हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, दोनों शून्यकों का योगफल, तो 3 प्लस का -2, यानी कि ये 1 आएगा, और गुणा करते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे -2, यानी कि -6।
अब इस पे हम क्या लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। के को हम कब लेके चलते हैं, जब बट्टा में कुछ चीज़ें आती हैं। हम चाहे तो यहाँ पे के का मान मिटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इस बहुपद में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1 है, इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा का मान क्या है, माइनस का 6। इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6। यही वो बहुपद होगा। अतः हमारा जो अभिष्ट बहुपद होगा शून्यक 3 और माइनस 2 वाला, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6। उम्मीद है यहाँ तक आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा होगा तो आप एक कष्ट कीजिए कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमें खुशी मिलती है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 का एक गुणनखंड एक्स माइनस ए है तो ए का मान हमें ज्ञात करना है। इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे हमें बहुपद क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का ए माइनस का 1। इसकी तुलना अगर हम करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ये दोनों ए अलग अलग हैं, इनको एक मत समझिएगा। तो यहाँ पे ए का मान क्या है, 1 है, बी का मान क्या है, माइनस का ए है, और सी का मान क्या है, सी वाला ये पद है। देखिएगा इसी में क्या है कि जो एक्स का घात है वो शून्य है, यानी कि सी का मान ए माइनस का 1 है, प्लस ए माइनस का 1 है, माइनस का नहीं है। तो ये चीज़ हो गया। इसका एक गुणनखंड क्या है, x माइनस का a है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, x माइनस ए से इसमें हम भाग दे देते हैं इस बहुपद में। तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का a माइनस का 1, इससे हम भाग दे देते हैं। भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा वो शून्य के बराबर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि x माइनस ए जो है इसका एक शून्यक है, तो शून्यक है तो भाग देने के बाद जो शेषफल होगा शून्य के बराबर आएगा। तो शेषफल को हम शून्य के बराबर कर देंगे, वहाँ से देखेंगे कि a का मान ज्ञात होता है कि नहीं होता है। चलिए यहाँ से भाग देंगे तो इससे हम गुणा करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और x से गुणा माइनस ए से करेंगे तो माइनस ए एक्स हो जाएगा। इसको हम आगे सरल करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा a माइनस का 1। जो यहाँ पे a माइनस 1 है इसमें कोई भी x वाला पद नहीं है, ये हो गया हमारा शेषफल, यानी कि क्या हो गया, शेष r हो गया। r शून्य होना चाहिए क्योंकि x माइनस ए इसका एक शून्यक है, तो इसको हम शून्य के बराबर कर देंगे। तो a माइनस 1 शून्य के बराबर होगा। यहाँ से हम a का मान क्या ज्ञात कर लेंगे, 1 के बराबर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से चलते हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए के शून्यक a माइनस बी, ए और a प्लस बी है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम लिख देंगे, दिया है हमारा क्या बहुपद दिया हुआ है, पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, और इसका शून्यक क्या दिया हुआ है, एक शून्यक दिया हुआ है a माइनस बी, दूसरा शून्यक दिया हुआ है a, और तीसरा शून्यक दिया हुआ है a प्लस बी। यहाँ पे अगर हम तीनों शून्यकों को जोड़ दें, a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस b, यहाँ से माइनस बी प्लस ए कट जाएगा, ये आ जाएगा 3a के बराबर। यहाँ पे हमने निकाला है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है त्रिघात बहुपद के लिए, माइनस बी बट्टा ए। अगर इसकी तुलना हम करें ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, तो ए का क्या मान है, 1 है, बी का क्या मान है, माइनस का 3 है, सी का क्या मान है, 1 है, और डी का क्या मान है, 1 है। यहाँ पे ये ए और ये ए दोनों अलग अलग हैं, एक मत समझिएगा। ठीक है, तो इसकी तुलना करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि 3a बराबर हम लिख सकते हैं माइनस बी बट्टा ए। बी का मान क्या है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 बट्टा ए का मान क्या है, 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। तो 3a बराबर 3 लिखा हुआ है, यानी कि a का मान क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया। यहाँ से a का मान 1 के बराबर आ गया। हमें अभी b ज्ञात करना है, तो b ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दो मूलों को एक साथ गुणा करके और जोड़ देते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा लगाते हैं। ये क्या हो जाएगा, a माइनस का b इंटू का बीटा क्या है, a प्लस बीटा a इंटू गामा क्या है, a प्लस का b, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस बी गामा और a माइनस बी अल्फा हो जाएगा। इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस ए बी से ए बी कट जाएगा
और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a² माइनस का b² आ जाएगा। इस चीज़ को हम अगले पेज पे कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या आ गया 3a² माइनस का b²। ये क्या है, दो मूलों का एक साथ गुणनफल का योगफल है, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होता है c/a होता है। यहाँ से c क्या है, c का मान 1 है और a का मान क्या है 1 है, यानी कि ये क्या है c/a यानी कि 1/1 के बराबर है। और यहाँ से a का मान क्या है, a का मान हमने 1 निकाला है तो a² माइनस का b² बट्टा बराबर का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से 3 माइनस का b² बराबर का 1। यहाँ से b² क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3 जाएगा इधर जाएगा माइनस और ये माइनस का b² होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा। b का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस का √2। तो यहाँ से हम लिख देंगे अतः a बराबर 1 और b बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 2 तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।